हेलो फ्रेंड्स। मैं राम बाबू यादव एलजीआर स्टडी के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एलजीआर स्टडी ने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लास जो है वो शुरू कर दिया है। और आज जो है, हाँ ये बिल्कुल सही, आप लोगों को आवाज़ मिल पा रही है। आज आप जैसा कि जानते हैं कि आज आपके रूटीन में जो है वो आपको पढ़ाई करना है इतिहास, यानी कि आज इतिहास का जबरदस्त क्लास होने वाला है। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी जो है लाइव जुड़ जाएंगे ताकि हम लोग मिलजुल कर क्लास को शुरू कर सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी साथी जल्दी से जल्दी जो है लाइव आ जाएंगे और सीखने के क्रम में सभी साथी एक साथ क्या करेंगे, बढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए सभी सभी साथी बता दीजिए कि हमारी जो आवाज़ है वो आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। आवाज़ क्लियर है या नहीं है जल्दी से बता देंगे ताकि हम लोग क्लास को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। शुरू किया जाए सेशन आज का। जल्दी से बता देंगे, सभी साथी बताएंगे कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। चलिए, हाँ बिल्कुल सही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्लास आपका होने वाला है। हाय बिरजू, कैसे हैं बताइए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ जितने भी साथी अगर अभी तक जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल ऐप का नाम है एलजीआर स्टडी ऐप। इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जाकर के, फाइन सर आप कैसे हैं, हम भी अच्छे हैं, ठीक है। एलजीआर स्टडी टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम है एलजीआर स्टडी, ठीक है। इसमें आपको महत्वपूर्ण जो नोटिस है और जितने भी अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता तो लिंक वहां पर हम शेयर कर दिया करते हैं। तो वहां आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग वेबसाइट पर भी विजिट करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वहां पर भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ और वहां पर आपको पोस्ट मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों के लिए सभी तरह से मेहनत किया जा रहा है। किसी भी तरह अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो मोबाइल ऐप से हो या फिर वेबसाइट से हो, या फिर अगर आप लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर फेसबुक इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर लेंगे। काफी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। हेलो चलिए, चलिए हाय कन्हैया, कैसे हैं। चलिए शुरू किया जाए सेशन को। शुरू करेंगे। आज देख सकते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के रूटीन के अनुसार आप सभी को साथी को पता होगा कि आज हम लोग इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ाई करने वाले हैं। क्या पढ़ाई करने वाले हैं? हिस्ट्री पढ़ाई करने वाले हैं। और हिस्ट्री यानी कि इतिहास का आज आपका फर्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिए कि जैसे हिस्ट्री है, इतिहास है, इसमें टोटल 7-8 चैप्टर हैं। तो 7-8 चैप्टर है, क्या कारण रहा होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को ही फर्स्ट नंबर चैप्टर में क्या किया गया, रखा गया। हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर को रख लेता फर्स्ट में, नहीं, जिसका महत्व ज्यादा होता है, जिसका खासियत ज्यादा होता है, उस चैप्टर को चैप्टर 1 में रखा जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद समझ पाते हैं तो आगे आने वाले हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है, इसके बाद आपका भारत में राष्ट्रवाद है, और जितने भी चैप्टर उसको आराम से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आज के क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है इससे संबंधित क्या हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो जानेंगे यूरोप को हम लोग। अगर हमें यूरोप के बारे में पढ़ाई करना है, यूरोप में राष्ट्रवाद, दो शब्द यहाँ पे आ रहा है, एक तो आ रहा है यूरोप, दूसरा आ रहा है राष्ट्रवाद, ठीक है। तो यूरोप के बारे में हमें पढ़ाई करना है तो सबसे पहले यूरोप को जानेंगे, पहचानेंगे कि भाई यूरोप क्या है, कहाँ है, कैसे है। इसके बाद राष्ट्रवाद क्या है इसको जानेंगे। राष्ट्रवाद के तहत हम लोग मेटरनिक के बारे में सारा डिटेल लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और नेपोलियन के को पढ़ेंगे। सबसे पहले नेपोलियन को पढ़ने के बाद मेटरनिक को पढ़ेंगे। इसके बाद बुर्बो वंश के बारे में सारा डिटेल जानकारी लेंगे हम लोग। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जुलाई 1830 की जो क्रांति है उसके बारे में भी सारा डिटेल जानकारी लेंगे। इसके बाद 1830 की क्रांति का जो प्रभाव है वो कैसा था, वो देखेंगे। इसके बाद सन 1848 की क्रांति जो है इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। तो आज का क्लास इतने टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाला है, तो काफी महत्वपूर्ण होगा सेशन। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। सभी साथी लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण सेशन आपका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक साथियों, यहाँ पर क्या आप लोगों को दिख रहा है, सबसे फर्स्ट टॉपिक देखिए, चैप्टर का नाम है। मैं जब कभी भी पढ़ाऊंगा, जब कभी भी मैं आपका क्लास लूंगा तो कोई भी चीज आपके सामने आएगा तो उसको 100% क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज ऐसे जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है और जो व्यक्ति
उस बच्चे को सिखा पाया जिसको कुछ नहीं आता है, वो मायने में टीचर है। ठीक है, तो मैं हमेशा जब कभी भी कोई चैप्टर शुरू करता हूँ, कोई भी क्लास शुरू करता हूँ, तो ये मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, मतलब 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। तो जिनको आता है पहले से उनके लिए काफ़ी अच्छी बातें हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं आता है तो उनको पूरा जो है सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग यूरोप को, कि भाई आखिर यूरोप क्या है, यूरोप से संबंधित जो चीज़ें हम क्या जानेंगे। तो यहाँ पर जान लीजिए कि भाई यूरोप क्या है, कौन चीज़, यूरोप क्या है। याद रखिएगा कि यूरोप एक महादेश है। क्या है, महादेश। ठीक है, अब महादेश जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर, कहाँ पर, पृथ्वी पर लगभग 250 देश हैं। 250 क्या है, देश हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कितने देश हैं, 250। ठीक है, मैथ का कब से होगा, सुबह में मैथ का क्लास होगा। ठीक है, पृथ्वी पर लगभग 250 देश हैं और उस सारे 250 देशों को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 7 भागों में सारा 250 देश बटा हुआ है और यही 7 कहलाता है महादेश। यानी कि 7 महादेश है पृथ्वी पर। ये पृथ्वी का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर जो आप ये वाला जो देख सकते हैं, ये जो है, ये जो इस कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है हल्का ग्रीन टाइप का, वो यूरोप है। तो ये जो कलर है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है। कितने बजे से मैथ का क्लास होगा, 8 से 9 क्लास होगा, 8 से 9 क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए ये जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये है यूरोप आपका, ये क्या है, यूरोप है। तो यूरोप महादेश आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद ये देख सकते हैं कि एशिया महादेश है, जो आपको कत्थक कलर में दिखाई दे रहा है, लाल कलर में, वो एशिया है। ये सारे के सारे पार्ट एशिया का है। और आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका इंडिया है। ये कौन सा पार्ट है, ये आपका जो इंडिया है, वो ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका इंडिया है। यहाँ पर इंडिया आपको दिख रहा होगा। तो एशिया महादेश देखा आपने, यूरोप देखा, ये है उत्तरी अमेरिका महादेश और ये है दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद ये जो है ना आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश में कोई भी लोग नहीं है, कोई भी लोग नहीं, मतलब एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका पूरा बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। तो हम लोग यूरोप को जानने के साथ साथ हम लोगों ने बाकी के महादेशों को भी जान लिया, देख लिया कि भाई बाकी के महादेश कहाँ है, कैसे है। अगर देखा जाए तो एशिया जो है ना आपका, एशिया सबसे बड़ा महादेश है। इसमें 40 से ज्यादा देश, 40 से ज्यादा देश है। तो एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। अपना इंडिया भी एशिया के अंदर ही है। ये वाला इंडिया आपका देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, इंडिया का पार्ट है। गुड नाइट सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। तो यूरोप को आपने देख लिया कि भाई यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद होना चाहिए, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जो हमारे यहाँ बहुत ही क्या किया है, तबाही मचाया है, जिसको हम लोग अंग्रेज के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। आप जानते होंगे कि अंग्रेज का हम लोग गुलाम थे। तो अंग्रेज भी यूरोप महादेश में ही आता है, यानी कि इंग्लैंड जो देश है वो भी कहाँ आता है, यूरोप में ही आता है। आप नाम सुनते होंगे फ्रांस का, इसके बाद आपका जर्मनी का, ये सारे के सारे कहाँ हैं, यूरोप महादेश में है। तो चलिए अब यूरोप को जानने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। हाँ, डिफिनीशन भी पता नहीं गा डिफिनीशन भी बताएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सारा का सारा डिटेल आपको चलेगा। अब जानते हैं कि भाई राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, देखिए यहां पर जो आपका चैप्टर है ना, वो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। कहां पर राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब एक चैप्टर जब आप आगे जाइएगा और तीसरा नंबर जो चैप्टर है आपका वो है भारत में राष्ट्रवाद। कहां पर राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए चैप्टर का नाम सेम है लेकिन जगह का नाम बदला हुआ है। यहां पर हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद और यहां पर फर्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़ाई कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई राष्ट्रवाद अगर समझना चाहते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने से पहले अगर आप भारत में राष्ट्रवाद को समझ लेते हैं तो ज्यादा ही आपको ज्ञान बढ़ जाएगा और जो राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि देखिए भारत हमारा अपना है, भारत के बारे में पहले से भी बहुत सारा चीज आप लोगों ने सुन रखा होगा, जान रखा होगा, मतलब यूरोप के तुलना में आप भारत को ज्यादा जानते हैं। तो अगर भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उसको अच्छा से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और जैसे ही आपको भारत का राष्ट्रवाद समझ में आ गया तो आप यूरोप के राष्ट्रवाद को भी आराम से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले समझना चाहते हैं भाई ये वर्ड
कि राष्ट्रवाद जो शब्द है ना इसका मतलब क्या होता है। देखिए राष्ट्रवाद तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन समझिएगा राष्ट्रवाद से मिलता जुलता कुछ और शब्द आप लोगों ने सुना होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा छत्रवाद, क्या सुना होगा, ठीक है, छत्रवाद। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद। परिवारवाद सभी लोगों ने सुना है, बोलिए ये सभी लोग सुने हैं। परिवारवाद के बाद आप लोगों ने सुना होगा समाजवाद, समाजवाद। समाजवाद आप सभी सुने होंगे। आप सुने होंगे रूढ़िवादी, चलिए रूढ़िवादी को हटाइए। अब ये सारे वाद आ गए, राष्ट्रवाद तो समझे नहीं सर जी हम, आप ये इतने वाद लेके आ गए हैं मेरे सामने, पहले तो राष्ट्रवाद समझा दीजिए फिर ये वाद सब समझाइएगा। तो समझिए मैं सभी को समझाऊंगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले होता है, सबसे छोटा अगर इसमें है ना तो वो है परिवार, इसके बाद होता है आपका समाज दूसरा नंबर पर, तब होता है छत्रवाद, छत्र होता है, और तब होता है राष्ट्र। परिवारवाद क्या है अगर आपने समझ गया तो सारा समझ जाएंगे आप। परिवारवाद क्या है देखिए, परिवारवाद का मतलब है वो व्यक्ति जो परिवार को आगे बढ़ाता है, पारिवारिक चीजों का ही महत्व देता है, उसे कहते हैं परिवारवादी। जैसे देखते होंगे हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो क्या करते हैं कि अपने परिवार के लोगों को ही अलग अलग पद में बैठा देते हैं, तो उस नेता को हम बोलते हैं परिवारवादी नेता, यानी कि परिवार को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, यानी कि परिवार के लिए काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं परिवारवादी, ठीक है। दूसरा समाजवाद, समाजवादी लोग होते हैं कुछ समाजवादी, यानी कि समाजवाद क्या है, अगर कोई व्यक्ति पूरे अपने समाज के बारे में सोच रहा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, समाज को संकट से निकालने का बात सोच रहा है, यानी कि समाज के विकास के लिए वो सोच रहा है, समाज के लिए वो कुछ करना चाहता है, तो उसको बोलते हैं समाजवादी, ठीक है। छत्रवादी क्या है, छत्रवादी क्या है, छत्र समाज क्या है, हिंदू समाज मुस्लिम समाज, ठीक है, कोई हिंदू के लिए करना चाहता है तो हिंदूवादी कहलाएगा, हिंदू समाज के लिए कर रहा है, मुस्लिम समाज के लिए कर। छत्रवाद, छत्रवाद तो इंडिया में कूट कूट के भरा हुआ है। छत्रवाद सर क्या है, छत्र मतलब स्थान, हम बिहारी हैं, हम मराठी हैं, हम पंजाबी हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको कहते हैं छत्रवाद। बिहारी क्या करते हैं, हम लोग बिहार के हैं तो बिहार के भी कुछ लोग क्या करते हैं, बिहार का महत्व देते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की काम करते हैं। जो आप जाएंगे महाराष्ट्र तो वहाँ के मराठी लोग महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, मराठी को ज़्यादा वैल्यू करता है, वहाँ पर बिहारी का वैल्यू नहीं करता, यानी कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का भलाई चाहता है और अपने अपने क्षेत्र को अच्छा मानता है और अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहता है। कोई मराठी ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं पीछे चला जाऊं और बिहार आगे चला जाए, ठीक है। तो ये जो सोच है ना, अपने क्षेत्र के लिए जो सोचना है ना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचना है, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो सोचना है, वो कहलाता है छत्रवाद। अब देखिए क्षेत्र बन गया, अब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब, राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है साथियों, राष्ट्र का मतलब देश होता है। और अगर आप देश के स्तर पर सोचेंगे कि नहीं मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, किसके लिए करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, देश के लोगों को आगे बढ़ाना है, देश को संकट से निकालना है, तो उस टाइम पर आप कहलाएंगे राष्ट्रवादी। क्या कहलाएंगे उस टाइम पर, उस टाइम पर आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे। तो चलिए इस चीजों को और अब अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से क्या करने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रवाद क्या है, इसका उत्तर शॉर्टकट में, फिर डिटेल में भी जानेंगे। अगर आप सही में सीखना चाहते हैं तो आज आप पूरा चैप्टर जितना भी हमने टॉपिक बताया वो डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि मुझे शॉर्टकट में नहीं पढ़ाने आता है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहां पर समझिए, एक व्यक्ति हैं फ्रांसीसी दार्शनिक, यानी कि फ्रांस के रहने वाले ये दार्शनिक हैं, उनका नाम है अनसर्ट रैनन। उनके अनुसार राष्ट्रवाद जो है एक बड़ी और व्यापक एकता है। याद रखेंगे, फ्रांस के एक दार्शनिक हैं। दार्शनिक किसे कहते हैं, दार्शनिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखता है। दर्शन शास्त्र एक आपका सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र क्या है, एक सब्जेक्ट है। आप वेरी गुड टीचर्स, हाँ बिल्कुल, थैंक यू कन्हैया जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हेलो सर, हेलो। तो अब समझिएगा बातों को कि क्या है ना कि दार्शनिक किसे कहते हैं, वो व्यक्ति जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखता है उसे दार्शनिक कहते हैं। दार्शनिक को हम पंडित भी कह सकते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी,
पंडित मतलब ज्ञानी, ठीक है। दार्शनिक को आप समझ सकते हैं तत्व ज्ञानी भी कह सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो दार्शनिक है। तो फ्रांस के रहने वाले एक दार्शनिक हैं, उनका नाम है अनसर्ट, ठीक है। अनसर्ट रैनन है, यहाँ पे वो रैनन छोड़ दिया गया है। तो अनसर्ट रैनन के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है समझिएगा। राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। क्या है? व्यापक क्या है? एकता है। तो अगर एकता बहुत ही बड़े स्तर पर देखा जाए, अगर एकता बहुत ही बड़े स्तर पर हो जाए, लोगों की जो संख्या है बहुत ही ज्यादा हो जाए, एक हो जाए सभी, तो उसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। क्योंकि अनसर्ट रैनन ने कहा है कि भाई आपका जो राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद वो है एक बहुत ही बड़ी और व्यापक एकता है। अब चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं, राष्ट्रवाद को और डिटेल करते हैं, समझिएगा। अनसर्ट रैनन ने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, छोटी मोटी एकता नहीं। अगर आप परिवार के क्षेत्र में, परिवार के स्तर पर अगर आप परिवार में एक हो जाते हैं ना, और एक होकर के परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, परिवार को के भलाई के लिए काम करते हैं, तो आप कहलाएंगे परिवारवादी। क्या कहलाएंगे? परिवारवादी। तो परिवार में मेल हो जाना, परिवार में एकता हो जाना राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा परिवारवाद, ठीक है। अगर आप समाज के स्तर पर एक हो जाते हैं, हिंदू समाज एक हो गए किसी क्षेत्र में, या फिर कोई मुस्लिम समाज है वो एक हो गए, उसमें एकता आ गई, तो उसको हम राष्ट्रवादी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे समाजवादी। इसके बाद अगर कोई क्षेत्र एक हो गया, जैसे बिहार एक हो गया, महाराष्ट्र अपने आप में एक हो गया, पूरे पंजाबी एक हो जाएंगे, तो उसको हम राष्ट्रवादी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्षेत्रवादी। तो सर राष्ट्रवादी किसे बोलेंगे? तो राष्ट्र यानी कि पूरे देश के लोग अगर एक साथ हो जाए, पूरे देश के लोग एक हो जाए और देश के विकास के लिए सोचे, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, अगर देश के भलाई के लिए सोचे, तब कहलाएगा राष्ट्रवाद। यानी कि एकता जो है वो तो होनी चाहिए, लेकिन छोटे मोटे स्तर पर नहीं, एकता होनी चाहिए बहुत ही बड़ी और व्यापक। और बहुत ही बड़ी और व्यापक का सीधा सीधा मतलब है कि भाई एकता देश के स्तर पर होना चाहिए, राष्ट्र के स्तर पर होना चाहिए। किसके स्तर पर? राष्ट्र यानी कि देश के स्तर पर होना चाहिए। अब इतना बात समझने के बाद अब आपने समझ गया होगा कि भाई राष्ट्रवाद क्या है। अगर कोई देश एक हो जाए, देश के पूरे जनता अगर बहुत ही बड़ी संख्या में एकता दिखाने लगे, तो हम बोलेंगे उसे कि भाई इस देश के जनता में, इस देश के लोगों में क्या हो गया? राष्ट्रवाद की भावना आ गई। क्या आ गई? राष्ट्रवाद की भावना आ गई। चलिए राष्ट्रवाद को और डिटेल करते हैं। सर जी हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, फिर से हमें पढ़ना है यूरोप में भी राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। तो सबसे पहले हम भारत में राष्ट्रवाद को 1 मिनट में समझाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद को 1 मिनट में हम समझाते हैं, फिर आप आराम से अपने आप यूरोप में राष्ट्रवाद को समझ जाइएगा, हमें समझाना भी नहीं पड़ेगा। देखिए ये था आपका भारत 1857, याद रखिएगा 1857 से पहले का भारत। कब का भारत? 1857 से पहले का जो भारत था, मान लीजिए भारत था, और 1857 से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। अभी बताइए भारत के अंदर कितने राज्य हैं? सभी साथी कमेंट करेंगे कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं। आप सभी साथी का आंसर आएगा सर जी भारत में तो हम जानते हैं 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि 1857 ईस्वी से पहले भारत में 500 से भी अधिक राज्य थे। अब कुछ आपको दिमाग लगा होगा कि भाई 500 से अधिक राज्य, अभी समझ सकते हैं जब भारत अभी इतना बड़ा है, कुछ भाग हमारा बिछड़ भी चुका है, तब अभी 28 राज्य हैं। और 1857 से पहले 500 से भी अधिक राज्य थे। हम ये क्यों आपको बता रहे हैं कि भाई 500 से अधिक राज्य थे? समझिएगा इस चीजों को। 500 से अधिक राज्य होने का क्या मतलब है? 500 से अधिक राज्य होने का मतलब है कि भारत एक नहीं था, भारत 500 भागों में टूटा हुआ था। भारत क्या था? 500 भागों में, 500 प्लस, हाँ बिल्कुल 500 भागों में भारत क्या था? टूटा हुआ था। अब 500 भागों में टूटा होने का मतलब क्या था समझिएगा। याद रखिएगा कि ये था आपका, मान लीजिए कि मगध का राजा, ठीक है, ये थे आपके सीतामढ़ी के राजा, मान लीजिए ये दरभंगा महाराज थे। तो
सभी अपने लिए सोचते थे। सभी, जो झांसी की रानी भी थे ना, आपको पता होना चाहिए झांसी की रानी। हाँ, हाय सर, हाय सूरज, कैसे हैं? झांसी की रानी जो थी, वो झांसी की रानी थी। झांसी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, राज्य था पहले, ठीक है। और अभी भी झांसी जिला है, वहां पर उत्तर प्रदेश का एक क्या था, जिला था, राज्य था, और वहां की रानी थी। तो झांसी की रानी जो है, आपको लगता होगा कि देश के लिए बहुत सोची है, सोची अच्छी बातें हैं, लेकिन वो देश के लिए भी सोची है और साथ साथ अपने राज्य के लिए भी सोची है। 553 आप बता रहे हैं, अच्छी बातें हैं। हाय सर, कैसे हैं बताइए। अब समझिएगा कि 500 से प्लस राज्यों में बटे होने का कारण क्या था। देखिए, 500 जो राजा थे ना, वो मेल से नहीं रहते थे, एक साथ नहीं रहते थे, वो उससे लड़ते रहते थे, वो उससे लड़ते रहते थे, वो उसका जमीन हड़प लेता था, जैसे अभी चाइना कर रहा है, कभी म्यांमार का जमीन हड़प लेता है, कभी मेरा गलबान में घुस जाता है भारत के अंदर। तो ये सब करते रहते थे कौन, ये 500 राजा। और ये 500 राजा भारत के लिए नहीं सोचते थे, कभी भी भारत के लिए नहीं सोचते थे। किसके लिए सोचते थे? जो दरभंगा के राजा हैं वो दरभंगा के लिए सोचते थे, जो झांसी के राजा हैं वो झांसी के लिए सोचते थे, जो सीतामढ़ी के राजा हैं वो सीतामढ़ी के लिए सोचते थे। यानी कि देश के लिए सोचने के लिए कोई तैयार नहीं था। और देश आप सभी जानते हैं कि 1857, ये 1753, लगभग 1753 में ही आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज यहाँ पर क्या हो चुका था, हावी हो चुका था, 1753 में ही। और 1753 से लेकर के 1857 तक लगभग 100 साल, लगभग 100 साल उन्होंने अत्याचार किया। किसने? जो अंग्रेज है उसने। अब बताइए, हमारे 500 राजा उस अत्याचार को क्या कर रहे थे, सहन कर रहे थे। जबकि अगर ये एक हो जाते ना, हमारे 500 राजा जितने थे, अगर वो एक हो जाते तो अंग्रेज कब का भाग चुका होता। लेकिन किसी में राष्ट्रवाद की भावना था ही नहीं, किसी दिल में, किसी भी राजा के अंदर किसकी भावना नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना। यानी कि देश के लिए कोई सोचते ही नहीं थे। लेकिन याद रखिएगा, जब पानी सर से ऊपर बढ़ा है तब तब भारतीयों ने अच्छा कारनामा किया है। प्लीज टेल मी, क्या पूछना चाहते हैं आप? व्हाट इज द कलर्स ऑफ, पता नहीं कलर्स ऑफ का क्या मतलब होता है, कलर्स ऑफ पता नहीं क्या होता, आप क्या पूछ रहे हैं? कलर ऑफ, हाँ, मत फ्लैग, ओहो हो, जर्मन फ्लैग। जर्मन फ्लैग के बारे में, जर्मनी के फ्लैग के बारे में अगर आगे हम देखना होगा तो देख लेंगे। चलिए समझिएगा अभी बातों को, ठीक है। तो यहां पर समझिए कि 100 सालों तक जब हमें अंग्रेज ने क्या किया, लूटा, हमें सताया, तब जाकर के 1857 में, याद रखिएगा 1857 में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारत में किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उदय होने का क्या मतलब है कि ये जो 500 है ना, ज्यादा क्या है वो पूछ रहा है सर। हाँ, जर्मनी का झंडा, जर्मनी के झंडा के बारे में आगे चर्चा करेंगे, बट वो आपके अगर सिलेबस में होंगे तो देख लेंगे, नहीं होगा तो फिर देखने की भी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। चलिए समझते हैं। भारत में 1857 में आपका क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे 500 से भी अधिक जो राजा थे ना, वो 1857 में एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। पूरा नहीं मान सकते, 100% एक नहीं मान सकते हैं, लेकिन लगभग मान सकते हैं कि हमारे 500 राजा एक हो गए और 1857 का क्रांति हुआ। ठीक है, जब आएंगे वहां पर तो पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में भी, 1857 के क्रांति के बारे में भी। तो याद रखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है ना, वो 1857 की क्रांति से हुआ है। कहां से हुआ है? 1857 की क्रांति से हुआ है। और इस तरह से 1857 में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने का सीधा सीधा कारण था कि अंग्रेज उस टाइम पर हम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहा था, और उस जुल्म से बचने के लिए, अंग्रेज को कुछ सबक सिखाने के लिए हमारे सभी भारतीय एक हुए थे और एक होकर के अंग्रेजों के प्रति जो है विरोध जताए थे। और आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम रखा गया था 1857 का आंदोलन, या 1857 का इसको हम लोग विद्रोह भी कहते हैं। तो राष्ट्रवाद अब आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, सो बताइए। तो अब आपने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों उदय हुआ, राष्ट्रवाद की भावना क्यों जागृत हुई? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर क्या कर रहा था, बहुत ही हमें सता रहा था। हम लोग अलग अलग थे, देश के लिए कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन 1857 में हमारे सभी लोग एक हुए
और देश के लिए सोचे कि नहीं अब मुझे भारत के लिए कुछ करना है, ना कि झांसी के लिए करना है, ना कि दरभंगा के लिए करना है, ना कि सीतामढ़ी के लिए करना है, किसके लिए करना है, देश के लिए करना है। और भारत को आजादी दिलवाने के लिए वो सारे 500 जो राजा थे वो क्या हुए, एक हुए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1857 ईस्वी में हमारे देश में एक बड़ी और व्यापक एकता देखी गई। क्या देखी गई, एकता देखी गई 1857 में। इस तरह से 1857 में आपके देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब समझते हैं, अब बताइए कि आप लोगों ने, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हेलो सर, गुड इवनिंग। चलिए बताइए सभी लोग कि आप लोगों ने राष्ट्रवाद समझ पाया कि नहीं समझ पाया, सो बताइए। प्ले गेम टू, हाँ, डेवलप और माइंड, हाँ बताइए जल्दी से, ये बताइए। खेलते रहो, माइंड डेवलप करते रहो। अगर जो सीखने वाले बच्चे हैं वो सीख भी रहे होंगे, जो नहीं सीखने वाले हैं उसको सीखने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए समझिए, भारत में राष्ट्रवाद आपने समझा भाई, राष्ट्रवाद एक बहुत ही बड़ी क्या है, व्यापक एकता है। अब समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद को। किसको समझते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद को समझते हैं कि आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद है वो क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो क्या है। तो राष्ट्रवाद शब्द सीधा समझिए, यूरोप के लोगों को दिक्कत आया होगा उनके राजा से, या फिर वहां के रहने वाले जो शासक हैं उससे दिक्कत आया होगा। उसके शासक यानी कि उसके राजा ने बहुत ही उसको सताया होगा, तब जाकर के देश के लोग, यूरोप के लोगों ने देश के लिए सोचा होगा और देश को आजादी दिलाने के लिए या फिर उस राजा से छुटकारा पाने के लिए पूरा एकता दिखाया होगा। और उसी एकता को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद को डिटेल में आप यहां पर क्या करेंगे, समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। देख सकते हैं कि अब आपका जो ये है ना वो शुरू हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है, आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व मतलब आज का जो आपका विश्व है ना, हाँ में क्या हुआ था 786 पता नहीं, और कब क्या हुआ था, चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण में क्या हुआ था बता दें आपको। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे आप बहुत है ना, हाँ अपना बताओ, हाँ समझिएगा। चंपारण में के बारे में सारा डिटेल हम जानेंगे जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाई करेंगे तब। जो है ना 1800 ये 1917 में जब आएंगे तब वहां पर देखेंगे। ठीक है, फाइन एंड यू आर, हाँ तो चलिए समझिएगा। अब समझते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति है। यानी कि राष्ट्रवाद ना क्यों हो पाया, क्योंकि आधुनिक विश्व यानी कि आज का जो दुनिया है ना वो जग चुकी है, वो जग चुकी है। इसीलिए क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सभी लोग क्या कर लेंगे कि आपको अगर छोटा दिख रहा होगा अक्षर तो फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। फुल स्क्रीन पर कर लेंगे तो आपको पूरा क्लियर क्या होगा, दिखाई देगा। तो सभी साथी जिनको अगर दिख नहीं रहा है अक्षर तो फुल स्क्रीन पर कर लेंगे और साथ ही वीडियो का क्वालिटी भी बढ़ा लेंगे तो आपको समझ में ज्यादा ही क्या होगा, आएगा। मैं भी, चलिए अब राष्ट्रवाद का यहाँ भी एक जो है प्रतिफल है। प्रतिफल मतलब इसका ही एक रिजल्ट है, किसका, हम लोग जग चुके हैं, पूरा विश्व जग चुका है, इसका ही क्या है, प्रतिफल है। अब समझा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, भावना है। हमें भी तो वही बताए हैं कि अगर लोग देश के लिए सोचने लगे, पूरे देश एक हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कि भाई राष्ट्रवाद आ गया। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की, है ना, एकता की क्या करती है, तो वाहक बनती है। राष्ट्रवाद एक वैसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक परिवेश हो, उसमें रहने वाले लोगों में क्या करती है, एकता का, किसका, एकता का वाहक बनती है। और अर्नस्ट रायनन ने भी यही कहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी जो है राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। अब राष्ट्रवाद के बारे में यहां समझना शुरू कीजिए। राष्ट्रवाद यहां पर समझेंगे व्हाट्स कट, हाँ चलिए समझते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का जो है बीजारोपण यूरोप में, याद रखिएगा राष्ट्रवाद का शुरुआत कहां से हुआ, यूरोप से हुआ। यूरोप में है ना पुनर्जागरण के काल से हो चुका था। कब के, किस काल से, पुनर्जागरण के काल से। पुनर्जागरण का मतलब है फिर से जगना,
या फिर पुराने चीजों को फिर से लागू करना। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण है, बीजारोपण का मतलब शुरुआत है, वो यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह जो है ना उन्नत रूप से प्रकट हुआ। जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, उस टाइम से राष्ट्रवाद ज्यादा ही क्या हुआ, विकसित हो पाया, राष्ट्रवाद की भावनाएं ज्यादा विकसित हो पाई। 19वीं शताब्दी में तो यह जो है देख सकते हैं कि उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। 19वीं शताब्दी आते आते राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा विकास कर गया। इसके कारण भी यथेष्ट थे। राष्ट्रवाद जो इतना विकास कर गया 19वीं शताब्दी में, इसके कारण भी बहुत ही बड़ा था और परिणाम भी जो है युगांतकारी रहे, यानी कि परिणाम भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला। अब हम लोग राष्ट्रवाद पूरा समझ चुके हैं। राष्ट्रवाद में अगर किसी को कोई दिक्कत है कि भाई राष्ट्रवाद क्या होता है वो बताइए। सर और मिल बताइए जल्दी से। आवर मिल कौन एग्जाम इंग्लिश में बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताइए और भी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी लोगों को। राष्ट्रवाद समझ में आ गया, यस या नो बताइए। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे नेपोलियन को। नेपोलियन से तो क्वेश्चन आता ही आता है, नेपोलियन को जानेंगे, नेपोलियन के बारे में पढ़ाई करेंगे। और नेपोलियन के ये तुम में कुछ अभी बोल थे रुपए हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सर जी। पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगा। पारा मेडिकल का क्लास आज से उसका स्ट्रेटेजी तैयार किया जा रहा है और हो सकता है तो कल से भी आपको क्लास मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। नेपोलियन को समझिए, नेपोलियन के बारे में समझिएगा कि नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा योद्धा रहा होगा और किस तरह का वीर रहा होगा। सबसे पहले नेपोलियन के नाम पर फोकस डालते हैं। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है, हाँ भूल गई तुम्हें, बताओ, पता नहीं क्या पता नहीं सर। बनारस सन सिटी में के बारे में बताइए। बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में हम किसी अलग वीडियो में आपको डिटेल से हम हो सकता है तो बता सकते हैं। ठीक है, कुछ तो बताओ, क्या बताना, क्या पूछना चाहते हो बताओ जल्दी से। तो समझिएगा, नेपोलियन के नाम पर आप फोकस करते हैं। जो भी आपको चीजें पूछना होगा, समझना होगा, आप लोग लास्ट में क्या कर लेंगे, हमसे पूछ लेंगे। अब शुरू करते हैं नेपोलियन। नेपोलियन का जो पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट था। क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसके बारे में सबसे पहला चीज आपने जाना कि ये अपने जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा। मतलब ऐसा क्रिएटिव व्यक्ति था, ऐसा था कि अपने जिंदगी में कभी युद्ध नहीं हारा। और ये कहता था कि हार तो कायर लोग मानते हैं, आप ये तो सभी जानते हैं कि हार क्या करते हैं, कायर मानते हैं। कठिन से कठिन काम, कठिन से कठिन काम को करने में हमेशा आगे रहता था। यानी कि कठिन काम करने में इसे बहुत ही ज्यादा मजा आता था। और कठिन काम जितना ही आप करेंगे उतना ही आप मजबूत बनते हैं और आप ज्यादा ही क्या कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं। और आसान काम करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं बातों को। ठीक है, एक इसके जीवन के एक छोटे से घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। एक बार नेपोलियन अपने सेना के साथ युद्ध के लिए जा रहा था। ठीक है, और युद्ध करने वो जहां जा रहा था ना, वहां तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ को पार करके जाना था। उस पहाड़ का नाम था आल्प्स पहाड़। ठीक है, क्या नाम था? उस पहाड़ का नाम था आल्पस, आल्पस पहाड़। ठीक है, आल्पस पहाड़ को पार करके जाना था अपने शत्रु से युद्ध करने के लिए। किनको? नेपोलियन को। तो आल्पस पहाड़ के बारे में हम आपको बता दें कि आल्पस पहाड़ ऐसा पहाड़ था जिसको किसी ने पार नहीं किया था, और जिसने उसको पार करने का कोशिश किया था वो जिंदा नहीं बच पाया था। आल्पस पहाड़ को जिसने भी पार करने का कोशिश किया था वो जिंदा नहीं बच पाया था। तो जब नेपोलियन जो है अपने सेना को बताया कि भाई हमें वहां जाना है, वहां युद्ध करने के लिए जाना है, और उसको वहां तक जाने के लिए हमें आल्पस पहाड़ को पार करना होगा, तो नेपोलियन की जो सेना है ना, उसने मना कर दिया 100% कि भाई हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक किसी व्यक्ति ने आल्पस पहाड़ को पार किया ही नहीं है। लेकिन जो है उसी बीच एक बूढ़ी महिला भी आती है
और नेपोलियन को कहती है कि भाई तुम आल्प्स पहाड़ को पार नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जान नहीं बच पाएगा, ठीक है, अच्छा होगा कि यहां से ही तुम क्या हो जाओ, लौट जाओ। लेकिन नेपोलियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो यह हमारे लिए और भी अच्छा बात है, क्योंकि मैं कठिन और मुश्किल काम करने में बहुत ही मुझे ज्यादा मजा आता है। तो फिर उस जो है वो जो बूढ़ी महिला थी उसने इसके वीरता भरे शब्दों को जब सुनी तो उसने उसको आशीर्वाद दिया। किसने? जो महिला है उसने नेपोलियन को आशीर्वाद दिया और उस महिला ने कहा कि तुम जरूर कर पाओगे, और आशीर्वाद दे करके महिला चली गई। तब वो नेपोलियन अपने सभी सैनिक को पास बुलाता है, ठीक है, और उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी आल्प्स पहाड़ देखा है? तो उसने कहा कि भाई हम तो नहीं देखे हैं, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि भाई आल्प्स पहाड़ बहुत ही खतरनाक है, उसको पार करना मुश्किल है, इसीलिए हम तो कभी आल्प्स पहाड़ देखे ही नहीं है। तो आपने तब जो है नेपोलियन कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, और जब आल्प्स पहाड़ आएगा ना और ज्यादा देखेंगे कि मुश्किल है तो हम क्या कर देंगे, तुम लोगों को बता देंगे कि भाई मत जाओ, आप घुर जाते हैं, लौट चलते हैं। तो जाकर के सारे सैनिक क्या हुए, तैयार हुए और चलना शुरू कर दिए, ठीक है। और चलते चलते आगे जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद जो है पहाड़ी पार कर रहे थे जिस टाइम, उस टाइम पर सैनिकों ने पूछा कि महाराज अब आल्प्स पहाड़ कितना दूर है? तो नेपोलियन ने बोला कि आल्प्स पहाड़ ये नहीं है, आगे चलो, वो जो दिखाई दे रहा है ना वहां पर वो है आल्प्स पहाड़, ठीक है। तो नेपोलियन की सेना आगे बढ़ती गई, चलती गई, और ये लोग चढ़ाई करते गए, आगे चले गए। अब जब नेपोलियन ने आल्प्स पहाड़ पार कर लिया तब एक सेना पूछती है कि महाराज अब कितना दूर है आल्प्स पहाड़? तो नेपोलियन बोलता है कि आल्प्स पहाड़ तो हम लोग पार कर चुके हैं, ठीक है, आल्प्स पहाड़ तो हम लोग क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर हौसला हो और आप चीजों को करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। और इसी काम को करके दिखाया किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन के बारे में एक बात और भी बहुत फेमस है, वो भी जानिएगा। अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप किताबी बातों से ज्यादा अगर आप उसके जीवन को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा ही मजा आएगा और आप कंसेप्ट को ज्यादा ही सीख पाएंगे, ठीक है। नेपोलियन कहता था कि अगर आप किसी पे काबू करना चाहते हैं, मतलब किसी पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी दूसरे पर काबू करने से पहले आप अपने आप पर काबू करो। किस पर? आप पहले अपने आप पर काबू करो, तब आप किसी दूसरे पर काबू कर सकते हैं। एक कवि है जिसने नेपोलियन का तुलना बिल्ली से किया है। किससे किया है? बिल्ली से। सर जी नेपोलियन का तुलना बिल्ली से कैसे कर दिया? तो याद रखिएगा बिल्ली में और नेपोलियन में बहुत ही बड़ा समानता है। नेपोलियन में और बिल्ली में बहुत ही बड़ा समानता है। नेपोलियन कहता था कि अगर आप किसी दूसरे पर काबू करना चाहते हो उससे पहले आप खुद अपने आप पर काबू करो, यानी कि अगर आप दूसरे को कंट्रोल में लाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है। और बिल्ली को देखिएगा, बिल्ली जब किसी बील के समीप बैठी होती है, जब भी किसी बील के समीप बैठी होती हैं तो वो इतना अपने आप को काबू करके रखती हैं, ऐसे बैठती हैं जैसे बील के अंदर जो चूहा है ना उसको लगता है कि ये कोई वस्तु रखा हुआ है, ये कोई वस्तु रखा हुआ है, और चूहा बील से बाहर आ जाता है, ठीक है, और बिल्ली इस पे हमला कर देती है। लेकिन आप बताइए कि ये बिल्ली अगर इधर कूदेगी, उधर कूदेगी, इधर कूदेगी, उधर कूदेगी, तो जिंदगी में चूहा बाहर आएगा? आप बोलेंगे सर जी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस बिल्ली ने अपने आप पर काबू नहीं किया, तो चूहा पर काबू कैसे कर पाएगा? इसी तरह नेपोलियन भी कहता था कि भाई जब तक आप अपने आप पर काबू नहीं करोगे तब तक दूसरे पर काबू आप नहीं कर सकते हो। और आज के लोगों में यही गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है भाई? उनको अपने आप पर काबू ही नहीं है। कैसे सर कर सकते हैं आपको आपकी सर अब आज के लोगों में अपने आप पर काबू कैसे नहीं है? तो देखिए आप सभी जानते हैं गुटखा खाना, धूम्रपान करना, शराब पीना, ये सब गलत चीजें हैं, ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन जानकारी होते हुए भी सभी लोग क्या कर रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं। जितने भी हम सभी ने बता रहे हैं, जो खाने वाले लोग हैं गुटखा खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। क्या बताइए उस व्यक्ति को अपने आप पर काबू है? उसको जानकारी है। लोग दूसरों पर काबू पाने लगते हैं सर। हाँ बिल्कुल, पहले आप अपने आप पर क्या करेंगे? काबू पाएंगे, अपने आप को पहले कंट्रोल करेंगे बिल्ली की तरह, ठीक है, जैसे बिल्ली पहले अपने आप को कंट्रोल करती है उस तरह से। फिर आप क्या करेंगे? दूसरों पर कंट्रोल आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लोगों के पास अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। उसको पता है कि भाई गुटखा खाने से प्रॉब्लम आएगा, फिर भी गुटखा खा रहा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप पर काबू नहीं है, ठीक है।
तो नेपोलियन के बारे में कुछ बेसिक चीज आपने देखा। नेपोलियन अपने जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, किसी को पता है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, बोलेंगे कोई? तो ये एग्जाम बाद कैसे बात होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। किसी को जानकारी है कि भाई भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? हम आपको बताते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ, शायद समुद्रगुप्त ही है। इस दोनों में समानता ये कि इसने भी अपने जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा और इसने भी अपने जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, तो इस तरह से भारत का नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त क्या है कहलाते हैं, क्योंकि दोनों के व्यक्ति अपने जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा है। अब चलिए, जो किताब में नेपोलियन से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति है ना, इसके बाद फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात यानी कि उसके बाद जो नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाई, जो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना का विकास हुआ ना, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हुआ ना, उसका दो कारण है। पहला कारण तो जो फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी, जो 9th में आप लोग पढ़ाई किए होंगे फ्रांस के राज्य क्रांति के बारे में, जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, पहला कारण वो था भाई, यूरोप के लोगों ने सोचा कि भाई अगर फ्रांस के लोगों को सुविधा मिल सकती है, फ्रांस के लोग अगर क्रांति करके अपने आप को आजाद कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फ्रांस के राज्य क्रांति का पहला प्रभाव था। और दूसरा, नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन ने क्या कर दिया था, यूरोप के ऊपर आक्रमण कर दिया था, कि महत्वपूर्ण योगदान है ना, योगदान दिया। फ्रांसीसी देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को है ना अविभाज्य वर्ग परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, इसके बाद सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। जो फ्रांसीसी उस टाइम जो आपके जो नेपोलियन थे, उसने जो वहाँ के जो सभी जो चीज़ें थे, उस सभी चीज़ों को एक खास व्यक्ति के हाथ में न दे करके अखबारों में छाप दिया गया या फिर सड़कों पे ला दिया, मतलब वो उसको सर्वसाधारण कर दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा क्या हुआ, नवयुग का, नेपोलियन एक अच्छे व्यक्ति थे, जनता के लिए बहुत ही अच्छे थे नेपोलियन। ठीक है, तो नेपोलियन जब सोचता था कि नेपोलियन ने क्या किया कि यूरोप के कई राज्यों में जो है अविभाज्य, ये देख सकते हैं यहाँ पर, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने अभियान द्वारा, अभियान का मतलब क्या होता है, अभियान का मतलब है कि भाई हम तलवार के दम पर यहाँ के लोगों को इस बातों को मनवाएंगे तो मनवाएंगे। और नेपोलियन ने ऐसा ही किया। और इसके बाद क्या हुआ, नवयुग का, देख सकते हैं यहाँ पर, नवयुग का जो है संदेश पहुंचा। नवयुग का मतलब नया युग का संदेश नेपोलियन ने फैलाया कि भाई देखो, अब ज्यादा प्रॉब्लम राजा से सहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्रजा हो, तुम्हारा भी बहुत सारा क्या है, अधिकार है। नेपोलियन ने, आप यहां पर देख सकते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर है ना कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन ने क्या किया, आप देख सकते हैं कि जो इटली है और जर्मनी है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है। जैसे मोदी किसान आंदोलन पर सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे जाने दीजिए, कुछ भी उस टाइप का हम चर्चा नहीं करेंगे, चीजों को केवल समझना, आगे बढ़ना है। ठीक है, जर्मनी और इटली को नेपोलियन ने एक कर दिया, उसको एक भौगोलिक नाम न देकर के उसको वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। ठीक है, एक मिला जुला राज्य बनाया, जिससे इटली क्या हुआ, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, एक ऐसे रूपरेखा तैयार किया जर्मनी, ये इसने नेपोलियन ने, जिसके कारण इटली और जर्मनी क्या हो पाया, एक हो पाया। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण, किसके कारण, नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता, यानी कि फ्रांस के जो राजा थे वो और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ की भी जगह। जब नेपोलियन ने अच्छा काम करना शुरू किया तो उधर फ्रांस में भी देशभक्ति विक्षोभ जगने लगा, यानी कि लोग देशभक्ति को बढ़ावा देने लगे, यानी कि सभी के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना जगने लगा। नेपोलियन के पतन के बाद
अब नेपोलियन का क्या हो गया भाई जी, पतन हो गया। पतन का मतलब नेपोलियन का अंत हो गया। ठीक है, नेपोलियन के पतन के बाद विजयी यूरोप की विजयी शक्तियां, मतलब जब नेपोलियन के पतन का सीधा मतलब नेपोलियन जब हार गया, नेपोलियन का जब अंत हो गया, तो कोई ना कोई जीता होगा ना, कोई ना कोई जीता होगा ना। तो जब जिसने जीता, जो जीता यानी कि जो विजय रहा, नेपोलियन को हराने वाला यानी कि जो विजय हुआ, उसने क्या किया समझिएगा। उसने उस शक्तियां ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। नेपोलियन को जो लोगों ने हराया, उसने 1815 में ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया में यानी कि जो राजधानी वियना है, वियना में एकत्र हुआ, जिसका उद्देश्य यूरोप में, कहां पर, यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। देखिए, नेपोलियन का जब पतन हो गया ना साथियों, पतन का मतलब होता है कि नेपोलियन का अंत हो जाना। नेपोलियन युद्ध में हार गया होगा और उसका मृत्यु हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन के अंत के बाद नेपोलियन को जिसने हराया, उस लोगों ने 1815 ईस्वी में, ऑस्ट्रिया एक राज्य है और उसका राजधानी है वियना। पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो याद रखेंगे वियना। वियना में एक जो है उन लोग एकत्रित हो गए और विचार किए कि भाई जो नेपोलियन जो था और उसके युद्ध के कारण और उसके विजय के कारण जो हमारा जर्मनी है अस्त व्यस्त हो चुका है, उसको फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, फिर से पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जैसा पहले चल रहा था, नेपोलियन के आने से पहले जैसा चल रहा था, उसी व्यवस्था को स्थापित करने का उस लोगों ने ठान लिया। अब आगे क्या हुआ वो यहाँ पर आप ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, आप स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा, फुल स्क्रीन पर करके देखिएगा तो और भी बातें क्या होगा, ज्यादा ही समझ में आपको आएगा। ठीक है, परंतु इसमें भाग लेने वाले क्या हुए, देखो जो लोग जीते थे, मतलब नेपोलियन को हरा करके जिसने सोचा था कि भाई हम क्या करेंगे, यूरोप के अंदर फिर से पुरानी व्यवस्था ला देंगे, राजाओं वाला व्यवस्था ला देंगे, यहाँ के लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जग गई है इसको समाप्त कर देंगे। उस यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भाग लेने वाले लोग राजनीतिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र मतलब जनता का जो शासन होता है, वो जैसे अभी भारत में जनतंत्र है, और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि नेपोलियन के जाने के बाद हम फिर से यूरोप में पुरानी व्यवस्था लागू कर देंगे, वो लोग उस लोगों को ये समझ में नहीं आई कि भाई हम सोच तो रहे हैं, लेकिन जो जनतंत्र का मुद्दा है, जो आपका राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाने वाले लोग हैं, उसके शक्तियां को उन्होंने नहीं पहचाना। अब बात करते हैं आगे एक व्यक्ति मेटरनिक के बारे में। ठीक है, मेटरनिक अब आता है जब नेपोलियन का अंत होता है ना, तो एक नया व्यक्ति आता है, उसका नाम है मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक के बारे में समझ लीजिए। अगर मेटरनिक को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिगर में आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बट समझिएगा, समझ सकते हैं आप बातों को सुन करके। हुआ क्या, इसके जाने के बाद, नेपोलियन के जाने के बाद मेटरनिक आया। भाई मेटरनिक सर जी कैसा था, नेपोलियन तो जनता के लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेटरनिक कैसा था उसको समझिएगा। मेटरनिक जनता के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि मेटरनिक ही चाहता था कि भाई पुरानी व्यवस्था फिर से आ जाए। कौन सी व्यवस्था फिर से आ जाए, पुरानी व्यवस्था। कौन सी पुरानी व्यवस्था, जो नेपोलियन के आने से पहले थी, राजतंत्र, जनता को बर्बाद करने वाला शासन प्रणाली, उसको लाना चाहता था कौन, मेटरनिक। और मेटरनिक कैसा राजा था वो समझिएगा। मेटरनिक अहंकारी राजा था, स्वाभिमानी राजा था, अहंकारी था। वो समझता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ही समझता हूं, दुनिया में सबसे बुद्धिमान मैं ही हूं और दूसरे व्यक्ति कुछ है ही नहीं। मेटरनिक क्या कहता था समझिएगा, मेटरनिक कहता था कि राजा जो है भगवान के द्वारा भेजा गया दूत होता है, जो जनता को अपने बातों को मनवाने और अपने स्टाइल से सजाने का काम करता है। अब आप समझ लीजिए कि भाई जो व्यक्ति आदमी हो करके ये कहता है कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूं, वो क्या सोच सकता है और वो क्या जनता को भलाई कर सकता है, यह बात आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेटरनिक
चाहता था कि जो लोगों के अंदर जो जनतंत्र की भावना जग रही है, लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जग रही है, इसको दबा दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। और उसने हद तक प्रयास किया कि जनतंत्र का कोई मुद्दा नहीं उठना चाहिए, किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं आनी चाहिए, इतना हद तक इसको परेशान कर दो जनता को, ताकि पुरानी व्यवस्था जो राजतंत्र वाला सिस्टम था वही चलता रहे। और इसने इसके लिए छोटा मोटा काम नहीं किया दोस्तों, इसने पूरे अपने क्षेत्र को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया ताकि उसको अच्छा से कंट्रोल कर सके। 39 छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया इसने, पूरे यूरोप को 39 छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया ताकि क्या कर सके, पूरे छोटे छोटे क्षेत्र पर कंट्रोल करना आसान होता है। और 39 अलग अलग लोगों के हाथ में, 39 अलग अलग लोगों के हाथ में वहां का सत्ता दे दिया। और मुख्य रूप से कंट्रोल कौन करता था, उसको मेटरनिक करता था, ताकि भाई कोई बोले नहीं। अब चलिए, मेटरनिक के बारे में तो आपने देखा कि कितना अहंकारी व्यक्ति था, जनता के लिए एक पॉइंट भी अच्छा नहीं था, और ये हमेशा जो है अहंकार वाला ही क्या करता था, बात करता था। हुआ क्या, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी, याद रखिएगा वियना सम्मेलन कब हुई थी, वियना सम्मेलन कब हुई थी, याद रखिएगा 1815 में हुई थी, ठीक है। उसका मेजबानी किसने किया था, तो चांसलर मेटरनिक ने किया। याद रखिएगा मेटरनिक क्या था, तो चांसलर था। चांसलर का मतलब शासक होता है अपने शब्दों में। चांसलर ने मेटरनिक ने किया। और हुआ क्या, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, मेटरनिक क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी, मतलब समझ सकते हैं अपने बातों को समझने वाला दूसरे को समझेगा ही नहीं, ये सब कुछ अपने आप में था, दूसरे को कुछ नहीं पूछता था, और अपने आप को पूछता था मैं सब कुछ मैं ही हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ। इस सम्मेलन में हुआ क्या, ब्रिटेन जिसको अभी हम लोग इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। कौन सा शांति संतुलन, भाई जो पुराना व्यवस्था है उसी को मानने के लिए सभी क्या हो जाए, तैयार हो जाए, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था। और आगे चलकर हुआ क्या, जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था। नेपोलियन के युद्ध के कारण जो पहले राजाओं का स्थिति था खत्म होता जा रहा था, अशांत हो गए थे लोग, सभी जो है लोकतंत्र चाहते थे, लोकतंत्र चाहने के लिए सभी अशांति फैला के रखा था, उसी अशांति को शांत करने का कोशिश कर रहा था जो आपका मेटरनिक है। वो इनका फोटो नहीं दिख रहा है। अब हुआ क्या आगे, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। जब फ्रांस का क्रांति हुआ था ना, तो वहां के लोग, फ्रांस के लोगों ने अपने यहाँ जनतंत्र स्थापित कर लिया था। जैसे अभी भारत में लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र को ही जनतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसा स्थापित कर लिया था। और हुआ क्या, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, जो मेटरनिक था ना भाई, ये जो मेटरनिक था वो लोकतंत्र का पूरा विरोधी था। और वो कहता था कि भाई लोकतंत्र उपतंत्र नहीं आने वाला है, पुरातन व्यवस्था ही चलेगी। पुरातन व्यवस्था मतलब जो पुरानी व्यवस्था है ना वही चलेगी, उसका पुनर्स्थापना मतलब फिर से हम पुरानी व्यवस्था का स्थापना करेंगे, करना मेटरनिक का है ना, करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि भाई लोकतंत्र को नहीं आने देना है, पुराने व्यवस्था को ही स्थापित करना है। अतः वियना है ना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। जब वियना सम्मेलन हुआ उसके बाद से ही नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग मतलब नेपोलियन के समय का खात्मा हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक युग आ गया, मेटरनिक का शासन आ गया। अब हुआ क्या, इटली पर अपना है ना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों, अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि मेटरनिक ने क्या किया था। मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मेटरनिक ने क्या किया कि इटली के ऊपर वो चाहता था कि भाई क्या करूं, मैं अधिकार दबाऊं। तो अब देखिए कोई बड़ा चीज होता है ना, तो बड़ा चीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
और अगर आप उसको छोटे छोटे, अगर आपको 40 केजी का कुछ दे दिया जाए उठाने के लिए तो आप नहीं उठा पाएंगे, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो आप उसे आराम से उठा पाएंगे। तो इटली को कंट्रोल करने के लिए मेटरनिक ने क्या किया, उसको कई अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। लगभग कितने, सॉरी 39 राज्यों में क्या कर दिया, बांट दिया, और 39 लोगों के हाथ में दे दिया कि भाई इसको तुम देखो, इस राज्य को तुम देखो, इस क्षेत्र को तुम देखो। और सभी काम किसके लिए कर रहा था, तो मेटरनिक के लिए कर रहा था। और हुआ क्या, सो देखिएगा, इसी बीच, कहाँ गया भाई पेन, पेन मेरा खो जाता है बार बार, हाँ इधर आ गया। इसी बीच क्या हुआ, याद रखिएगा कि सिसिली और नेप्सल, ठीक है, के प्रदेश, सिसिली जो है, सिसिली क्षेत्र का नाम है, जैसे यहाँ पर होता है दरभंगा, मधुबनी, उसी तरह से सिसिली। और नेप्सल प्रदेश किसको दिया गया, तो बुर्बो वंश के सम्राट, उसका नाम था फर्डिनेंड को दे दिया गया। जो सिसिली है और नेप्सल है, उस क्षेत्र को मेटरनिक ने बुर्बो वंश के सम्राट, बुर्बो वंश के बारे में आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे, बुर्बो वंश के सम्राट को दे दिया गया। और रोम और जो उसके आसपास का राज्य है, पोप को सौंप दिया गया। याद रखिएगा कि रोम जो है, रोम जगह का नाम है, और उसके आसपास का जो जगह है उसको किसको दे दिया गया, पोप को। पोप जो है ना वो एक क्षेत्र है, और वहां के जो रहने वाले महान व्यक्ति थे उसको सौंप दिया गया, किसके द्वारा, मेटरनिक के द्वारा। और क्या हुआ, लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया को प्रभुता कायम है ना हुई। और यहाँ पर जो दो क्षेत्र है वो है लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई, किसकी, तो ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई, मतलब ऑस्ट्रिया को वो दे दिया गया परमा। इसके बाद जो है मोडेला और टस्कनी के प्रांत जो है, यहाँ पर हेम्बर्ग, यहाँ पर देख सकते हैं कि हैब्सबर्ग, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं, हैब्सबर्ग, और यहाँ पर हैब्सबर्ग राजवंश को दे दी गए, यानी कि जो इटली को तोड़ा गया ना, इटली को कई भागों में तोड़ा गया, तो कोई भाग किसी को दे दिया गया, कोई भाग किसी को दे दिया गया, भाई तुम दरभंगा को संभालो, तुम मधुबनी को संभालो, तुम जो है मुजफ्फरपुर को संभालो, इस तरह से संभालने के लिए दे दिया गया। तथा जेनेवा और सार्डिनिया जो है पिडमाउंट्स के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जेनेवा और जो सार्डिनिया है वो पिडमाउंट्स के राज्य में क्या कर दिए गए, सम्मिलित कर दिए गए। और फिर हुआ क्या, जर्मनी में, कहां पर, जर्मनी में 39 सियासतों का संघ कायम रहा। और जर्मनी में इस तरह से 39 सियासत बना दिए गए, मतलब 39 जो है राज्य क्या कर दिए गए, बना दिए गए, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था, अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। 39 राज्य में बांट दिया गया, और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे आपके मेटरनिक, वो हर संभव प्रयास कर रहा था कि भाई उसमें राष्ट्रीयता की जो भावना है ना, देश को छुटकारा दिलाने का, देश को आगे बढ़ाने का जो भावना है ना, वो नहीं जगना चाहिए, ऐसा संभव प्रयास किया। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की शुरुआत की। जो फ्रांस आजाद हो गया था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, उसको बहुत सारा सुविधा मिल गया था, उसको भी मेटरनिक ने क्या कर दिया, कहा कि भाई यहां पर भी पुरातन व्यवस्था होगी, यानी कि पुरानी व्यवस्था होगी। इस तरह है ना, वियना सम्मेलन, इस तरह से वियना सम्मेलन जो है प्रतिक्रियावादी शक्तियों की जो है विजय थी। यानी कि वियना सम्मेलन, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिक्रियावादी लोग थे उसी का ही वियना सम्मेलन में विजय हुआ था। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। लेकिन जो मेटरनिक का जो व्यवस्था था ना कि भाई हमें दबा के रखना है जनता को, इसको उठने नहीं देना है, इसको लोकतंत्र के लिए हमें नारा नहीं लगाने देना है, इसको राजतंत्र में ही जिलाना है, ये जो व्यवस्था थी वो अस्थाई मतलब फिक्स नहीं रह पाई, सभी दिनों तक नहीं चल पाया। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम बाबू यादव। ठीक है सुभाष जी, चलिए टाइम इज ओवर।
अरे कन्हैया जी बस 10 मिनट और देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। टाइम जो अब क्या करोगे तुम, जाकर के पहाड़ तो नहीं तोड़ोगे कहीं पे, कि कोई दूसरा क्लास है, बताओ कन्हैया कुमार बताओ। नहीं, अगर टाइम है तो पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। लाइक कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, तुम्हारे लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक का तो बटन दबा ही सकते हो, दबाओ जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो मेटरनिक का जो व्यवस्था था ना, मेटरनिक का सिस्टम था, वो जो है अस्थाई साबित नहीं हुआ, और जल्द ही क्या हो गया, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, यानी कि यूरोप के लोगों में राष्ट्रीयता फैल गई, यानी कि यूरोप के जो लोग थे वो राष्ट्रीयता भावना से ओतप्रोत हो गई, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश प्रभावित हुए, और यूरोप महादेश में सभी देश लगभग जो है वो राष्ट्रीयता की भावना से भर गई, यानी कि देश को अब राजतंत्र से बाहर निकालना है, राजाओं के शासन से हमें बाहर निकलना है, ऐसा भावना सभी के अंदर क्या हो गई, भर गई। ठीक है, तो ये इस तरह से मेटरनिक का क्या हो गया, जो मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। मेटरनिक ये सोचता था कि भाई पूरा जिंदगी हम क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को राजतंत्र में जिलाएंगे, ये जो उनका मानना था क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां से शुरू होता है बुर्बो राजवंश की कहानी। किसकी कहानी, बुर्बो राजवंश की कहानी। बहुत अच्छा, समझिए अब क्या होगा, समझिए बुर्बो राजवंश के बारे में अब समझना शुरू कीजिए। अगर आप जितना ही ध्यान से क्लास को देखिएगा उतना ही आप सीख पाइएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए यहां से आगे क्या कर रहा हूं, बढ़ रहा हूं। और अगर हाँ सर हैं हैं पता नहीं, AWA करपा है सर, आवाज करपा, पता नहीं आपके बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है, अपना ही आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, सर नेक्स्ट वर्थ प्रॉब्लम, ओ नेट प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा अच्छा समझ गए। तो आप लोग हल्का मैनेज करेंगे, ठीक है। चलिए एक नई चीज आप सीखते हैं, क्या है, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश के बारे में डिटेल जानकारी लीजिए। मेटरनिक का जब अंत हो गया ना, उसके बाद बुर्बो वंश प्रभाव में आया, और इसने क्या किया देखिएगा। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए याद रखेंगे कि बुर्बो वंश को जो है पुनर्स्थापित किया गया, तथा लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर जो है पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने क्या किया, प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य जो है सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, तथा इसी उद्देश्य से याद रखिएगा डेट 2 जून 1814 ईस्वी को जो है सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र क्या किया, जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। देखिए जब मेटरनिक का अंत हो गया तो मेटरनिक तो चाहता था भाई मैं पुराना व्यवस्था ला दूं, वहां के जनता चाहते थे कि भाई मैं क्या करूं, यहाँ पर जो है जनतंत्र का स्थापना करूं, लोकतंत्र का स्थापना करूं। लेकिन जब बुर्बो वंश का स्थापना हुआ तो बुर्बो वंश के जो शासक थे उसने कहा न तो हम पुराने व्यवस्था को लागू करेंगे और न ही आप लोग जो कहते हैं कि भाई जनतंत्र लाया जाए उसको भी नहीं हम लोग क्या करेंगे, अभी लागू करने जा रहे हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं। और बीच का रास्ता ये अपनाया, कहा कि देखो अब यहाँ के जो सम्राट है ना, सम्राट जो राजा है ना, अब वही काम करेंगे लेकिन उसका नीति अच्छा होगा, अच्छा कानून के तहत हम अब देश को क्या करेंगे, चलाएंगे। और उसने एक घोषणा पत्र क्या कर दिया, जारी कर दिया, और उसी घोषणा पत्र से अब देश को चलाना शुरू किया गया। और 1848 ईस्वी तक उसी घोषणा पत्र से चला। लेकिन चार्ल्स दसम, ये चार्ल्स दसम है, चार्ल्स दसवां ने क्या किया कि शासन काल में इसमें कुछ
परिवर्तन किए गए। चार्ल्स दसम जब राजा बना ना, तो जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, अच्छा अच्छा कानून इसमें भरा हुआ था, जनता के लिए अच्छा था। जनता मान भी गई कि अगर इस तरह से चलाओगे तो फिर लोकतंत्र की हमें जरूरत नहीं है। तो ये चल रहा था, 1848 तक चला। लेकिन बुर्बो वंश में एक व्यक्ति चार्ल्स दसम जब राजा बनता है, तो उसने उस घोषणा पत्र में क्या किया, कुछ परिवर्तन किया, कुछ बदलाव लाने का कोशिश किया, जो किए गए। परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। लेकिन जो चार्ल्स दसम जो था, उसने कहा कि भाई उस घोषणा पत्र में मैं कुछ बदलाव करूंगा, और उसने बदलाव में कुछ ऐसा कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, ऐसा कानून जोड़ दिया होगा जो जनता के लिए खराब रहा होगा। तो जनता ने कर दी क्रांति शुरू। कौन सा क्रांति शुरू कर दी भाई, 1830 की क्रांति शुरू कर दिया। किसने, वहां के जनता ने। और इस तरह से 1830 के क्रांति का शुभारंभ हो गया। और ये जो क्रांति है वो जुलाई के महीना में 1830 ईस्वी में क्रांति हुई थी, इसीलिए इसको जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। क्रांति जो शब्द है, इसको पहले समझ लेते हैं एक शब्द, 1 मिनट में, ठीक है। कि भाई क्रांति का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रांति का मतलब होता है, जनरली क्रांति जनता के द्वारा किया जाता है। क्रांति किसके द्वारा किया जाता है, रहा है अपना नहीं आ रहा सर, प्रणाम प्रणाम, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है बताइए, वेरी बैड, क्या पूछ रहे हो बताइए, पढ़ना नहीं आ रहा है। अरे वीडियो को फुल स्क्रीन पर चला लीजिए, वीडियो को फुल स्क्रीन पर चला लीजिए, आपको पूरा दिखाई देगा। मैं भी यहाँ पर फुल स्क्रीन पे चला लेता हूँ तो पूरा दिखाई देता है। तो आप लोग भी वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो को फुल स्क्रीन पर चला लीजिए, तो आपको पूरा क्या होगा, दिखेगा। और जो कमेंट आ रहे हैं इसको इसे क्या कर देना, साइड कर देना, कमेंट को साइड कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अरे नहीं दिख रहा है ना आपको, अगर आप केवल सुन रहे हैं बातों को तो भी बहुत ज्यादा सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीखना शुरू कीजिए। क्रांति समझिए क्या होता है। क्रांति जनरली हमेशा जनता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जनता के द्वारा। अब जनता क्रांति कब करेगी, क्रांति का मतलब क्या है, क्रांति का सीधा सीधा मतलब है विरोध। क्या है, विरोध है, ठीक है। और विरोध आप 2 तरीका से कर सकते हैं, एक तो शांतिपूर्ण, एक तो शांति से कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं अशांति से। अशांति मतलब तोड़ फोड़ करेंगे, किसी को कहीं पर गोली मार देंगे, किसी को कहीं पर गर्दन काट देंगे, तो इस तरह से। तो याद रखिएगा, क्रांति का सीधा मतलब होता है विरोध करना। क्या करना, विरोध करना। और विरोध हम 2 तरीका से कर सकते हैं, एक तो शांतिपूर्ण कर सकते हैं, जैसे गांधी जी करते थे, शांतिपूर्ण करते थे। लेकिन भगत सिंह करते थे, वो कैसे क्रांति करते थे, वो गोली मार देते थे सीधा, ठीक है, जो अंग्रेज थे उस टाइम के उसको। तो क्रांति का मतलब है भाई विरोध करना। अब विरोध हम करेंगे किसका, तो राजा का विरोध करेंगे। हम जनता है भाई, जनता है। तो जनता क्या करेगी, जब राजा कुछ गलत करता है ना, जब राजा कुछ गलत करेगा तभी जो है जनता क्या करती है, क्रांति करती है। क्रांति का मतलब विरोध करती है। और विरोध शांतिपूर्ण भी हो सकता है, और विरोध भगत सिंह के तरह भी किया जा सकता है। तो अब तो भगत सिंह वाला विरोध नहीं चलता है लोकतंत्र में, लेकिन पहले भगत सिंह वाला विरोध खूब जो है चला करता था। थैंक यू सर, आप मेरे लिए बेस्ट टीचर हैं, थैंक यू। आप अगर हमें बेस्ट टीचर मानते हैं तो। इतिहास है, हाँ इतिहास का क्लास चल रहा है सर। मेरी आप ही मेरे पास, आप ही पता नहीं, मेरी आप ही मेरे पास बात कर चला चला पता याद कर रहे हैं क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए समझिए, एप है ओ एलेबल पी, आप ही क्यों लिखे हैं तो समझिएगा। तो क्रांति का मतलब समझ में आ गया। क्रांति का सीधा सीधा मतलब है विरोध करना जनता के द्वारा राजा के प्रति, ठीक है। तो यहां पर हो रही है कौन सी क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति लुई दसम के विरोध में हुआ था। लुई दसम ने क्या कर दिया था, कानून में कुछ बदलाव कर दिया था जो जनता के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्या हुआ। चार्ल्स दसम के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। जैसा मेटरनिख था ना भाई, वैसा ही था चार्ल्स दसम। ये भी निरंकुश था। निरंकुश का मतलब क्या होता है,
निरंकुश। याद रखिएगा निरंकुश का मतलब क्या होता है, ठीक है। निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश न उठाए, यानी कि जिस व्यक्ति को दूसरे का विरोध अच्छा न लगे उसी को कहते हैं निरंकुश। आज भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत में भी कुछ ऐसे नेता हैं, अगर जिसके विरोध में कोई बोल दे तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसके प्रति कोई मुकदमा चला दिया जाता है, ऐसा आप देखते होंगे। तो निरंकुश का सीधा मतलब है कि मेरे ऊपर कोई अंकुश ना उठाए, मतलब मेरे ऊपर कोई बुराई का धब्बा ना लगाए। तो मतलब सीधा सीधा कि मैं ही सब कुछ हूं, जनता कुछ नहीं है, जनता को जो मैं कहूंगा वही होगा, ऐसा सोचते थे चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, फ्रांस में जो राष्ट्रीयता उभर रही थी, वहां के लोग जागरूक हो रहे थे, तथा जो जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। क्या करने का? दबाने का कार्य किया लुई दसम ने। उसने अपने शासन काल में क्या किया? तो संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। लोकतंत्र जो लाना चाहते थे लोग, वहां के जनता, उसको रोकने का काम किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी जो है ना, पोलिग ने, यहाँ पर तो दिखना मुझे, पोलिग, हाँ, पोलिग नेक का प्रधानमंत्री जो है बनाया गया। किसको? तो उसको, ये चार्ल्स दसम को। हुआ क्या? पोलिग ने सॉरी चार्ल्स दसम ने पोलिग नेक को प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और पोलिग नेक ने पूर्व में, यानी कि उससे पहले लुई 18वां के द्वारा स्थापित जो है समान नागरिक संहिता के स्थान पर, समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा उसे जो है विशेषाधिकार से विभूत करने का प्रयास किया। देखो हुआ क्या, जो चार्ल्स दसम था ना, चार्ल्स दसम जो है उसने प्रधानमंत्री बना दिया। किसको भाई? उसने प्रधानमंत्री बना दिया, यहां पर नाम आप देख सकते हैं, पोलिग नेक को। और पोलिग नेक ने क्या किया? लुई 18वां जो अच्छा शासन लाया था उसका नाम था समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता ऐसा नियम था जो नागरिक के लिए समान था, सभी नागरिक के लिए एक जैसा था। और सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चुप कौन बोर्ड में पूछा से सर, ओके, पता नहीं है ना सर। चलिए समझिए बातों को, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो फिर आप आगे पूछ लेंगे। होता क्या है, लाइक कर दीजिए, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा हुआ क्या, याद रखिए लुई 18वां ने जो समान नागरिक संहिता लागू किया था ना, लुई 18वां, उसको इसने बदल दिया और वहां पर ला दिया कौन सी? तो शक्तिशाली अविभाज्य जो वर्ग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो अमीर लोग थे, उसके अधिकारों को, उसको एक विशेषाधिकार दे दिया, विशेष अधिकार दे दिया। और विशेष अधिकार से उसे विभूषित करने का प्रयास किया, मतलब उसको अलग से सुविधा देने का प्रयास किया। आगे क्या हुआ? इसके उसके इस कदम को जो है उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। जो व्यक्ति, जो नया पोलिग नेक था, उसने जो प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता को जो उसने क्या किया? बदलने का कोशिश किया और बड़े बड़े लोगों को विशेष अधिकार देने का कोशिश किया, जिसके विरोध में वहां के जो लोग हैं, उदारवादी लोग, उसने क्या किया? षड्यंत्र समझा। वो समझा कि जनता के लिए षड्यंत्र है। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने क्या किया? पोलिग नेक के विरुद्ध जो है गहरा असंतोष प्रकट किया। वहां के जो जनता थे, जो प्रतिनिधि लोग थे, उसने असंतोष प्रकट किया कि भाई जो तुम कर रहे हो ये अच्छी बातें नहीं है। चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रति फलस्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा है ना उदार तत्वों का गला घोटने का क्या किया? प्रयास किया। जब ऐसा विरोध किया गया तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्स दसम ने क्या किया? 4 अध्यादेश लाया। अध्यादेश का मतलब होता अचानक से कानून ला देना, ठीक है। अचानक से कानून, 4 अचानक से
कुछ इस टाइप का कानून लाने का कोशिश किया ताकि जो विरोध करने वाले लोग हैं उसका गला क्या हो जाए, घुट जाए, मतलब उसका कुछ बच ही न जाए। इस अध्यादेश के विरोध में हुआ क्या, पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। जो अध्यादेश लाया गया, अचानक सा एक गलत कानून लाए, चार गलत कानून लाया गया, इसके लिए पूरे के पूरे पेरिस में क्रांति का लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। कौन सा युद्ध, गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो जुलाई 1830 की क्रांति को 1 मिनट में फिर से समझ लीजिए। हुआ क्या, चार्ल्स दशम ने समान नागरिक संहिता को बदलने का कोशिश किया, तो उसके जगह पर उसने कुछ अमीर लोगों को विशेष अधिकार देने का कोशिश किया, लेकिन वहां की जनता नहीं मानी। जनता जब नहीं मानी तो चार्ल्स दशम ने फिर क्या किया, 4 अध्यादेश लाने का कोशिश किया। 4 अध्यादेश जैसे ही आया तो वहां के जनता में लहर सा दौड़ गया, क्रांति का लहर सा दौड़ गया। और ये क्रांति याद रखेंगे कि 18, ये डेट था 25 जुलाई, ये डेट सॉरी वो नहीं था, है ना, पर ये जो डेट था वो 28 जून था। 28 जून 1830 ईस्वी था। वहां पर गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का क्या मतलब है समझिएगा, जब हम पढ़ाई कर ही रहे हैं ना तो डिटेल में पढ़ेंगे। गृह युद्ध, गृह युद्ध क्या होता है, गृह मतलब घर, युद्ध मतलब युद्ध होता है, जानते ही हैं। यानी कि वहां के जनता ने ही राजा के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी, मतलब समझ लीजिए युद्ध जैसा माहौल स्थापित हो गया वहां, ठीक है। तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। अगर देश के अंदर ही युद्ध छिड़ जाए, देश के अंदर ही युद्ध होने लगे, एक क्षेत्र की जनता एक क्षेत्र की जनता से लड़ने लगे, जनता राजा से लड़ने लगे, तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं, घर का युद्ध बोलते हैं। और इसी तरह से हुआ, जो हुआ था आपका 28 जून 1830 ईस्वी को, और इसी गृह युद्ध को जुलाई 1830 की क्रांति कहा गया। परिणाम स्वरूप जो ये क्रांति हुआ ना, इस क्रांति के कारण चार्ल्स दशम फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी कि इंग्लैंड भाग गया। देखिएगा, ये हमारे इतिहास में भी देखा जाता है कि जितने भी लोग देश छोड़कर भागे हैं ना, वो इंग्लैंड ही भागते हैं। अभी आपने सुना होगा विजय माल्या का, विजय माल्या का नाम सुना होगा, जो अभी बायोलॉजी का भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए, चैप्टर बायोलॉजी का, फिजिक्स का चल रहा है। फिजिक्स के बाद आपका क्या होगा, बायोलॉजी का सरेगा सबसे ऑनलाइन कितने बजे से। तो रूटीन वाला वीडियो देख लीजिएगा। रूटीन वाला वीडियो सभी लोग, हम मानते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और ध्यान से समझने की आप क्या कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स दशम जो गलत करने का सोच रहा था, जब वहां के लोगों ने ये किया, आपका ये कर दिया भाई, ये आंदोलन चला दिया, तो वो गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गए। कौन, जो चार्ल्स दशम था वो। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। और जैसे ही चार्ल्स दशम भागा तो बुर्बो वंश के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ परिणाम है, देख लीजिए इसको, फिर आज के क्लास को यहाँ पर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। फ्रांस 18 इस सब कल पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, इस बातों को समझिए। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर जो है, याद रखेंगे, ऑरलेयस है ना, वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने क्या किया, उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। जो नया राजा बना वो कौन था, तो वो था, यहां पर आप देख सकते हैं परिणाम स्वरूप आरलेंस जो है, उसने किसके समर्थन से सत्ता प्राप्त किया, तो उसने सत्ता प्राप्त किया वहां के जो पत्रकार थे। यहां पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त किया, यानी कि वहां के जनता ने इसको राजा बनाया। इसीलिए उसकी, है ना, रणनीतियां उदारवादियों के पक्ष में था। किसके पक्ष में था, उदारवादियों के पक्ष में था। संवैधानिक गणतंत्र में
जो है निहित रही। और ये जो काम कर रहे थे लुई फिलिप, ये पूरे के पूरे अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि ये जनता के सपोर्ट से बनी थी, ठीक है, इसीलिए इसने ऐसा काम किया, यानी कि जनता के सपोर्ट में काम किया। अगले क्लास में हम 1830 की क्रांति का प्रभाव देखेंगे, इसके बाद सन 1848 ईस्वी की क्रांति को जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास को यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का पर डे लाइव क्लास आपको मिल सके। सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक, क्योंकि मैं आपके लिए गला फाड़ रहा हूं, किसी दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। तो शेयर करेंगे, लाइक कर दीजिए। और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए सभी लोग, क्योंकि वहां पर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हम डाल दिया करते हैं, कुछ पीडीएफ भी वहां डाल देते हैं। और वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, वहां पर पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, और वहां पर आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम से जितने भी साथी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप हमारे परिवार का क्या बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। रोहित सर का बोर्ड का बुक पढ़ा रहे हैं, पता नहीं पर पीए की, वो पाकिस्तान बोर्ड का बुक पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो आज के क्लास को यहीं पे रखेंगे। जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप पूछ लीजिए। अब आपके सारे डाउट का हम अभी क्या करेंगे, खात्मा करेंगे। प्लीज बोलिए, बिहार बोर्ड का बुक पढ़ा रहे हैं आप? ये बिहार बोर्ड का है भाई, बिहार बोर्ड का ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो? और ये दूसरे दूसरे बोर्ड में भी काम आएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद तो सभी को पढ़ना है, सभी बोर्ड वाले को पढ़ना है, ठीक है। बिहार बोर्ड का ही बुक है वैसे, और ये सभी बोर्ड के लिए भी फायदेमंद है। और बताइए, पाकिस्तान बोर्ड का बुक पढ़ा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान बोर्ड का नहीं है भाई, ये कौन है जी? नो प्रॉब्लम सर जी। बताइए, और किसी को कोई समझने में दिक्कत हो? क्योंकि मैंने तो कोशिश किया है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और वो हमने करने का भी कोशिश किया है। सर जी, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है? वो जर्मनी के एकीकरण का जनक आप देख सकते हैं कि नेपोलियन को ही माना जाता है, मुख्य रूप से नेपोलियन को माना जाता है। इटली एवं जर्मनी दोनों जो है देख सकते हैं, ठीक है। नेपोलियन जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का जनक माने जाते हैं, और ये काफ़ी फेमस भी रहे हैं। और बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो? सर 62 लाइक आया है, मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। और आप जितने भी नए साथी आए हैं वो भी लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़ जाए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही काम का होता है। बिना आपके सपोर्ट का मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, फ्री में लाइव क्लास दे रहा हूँ, तो कुछ आपका भी दायित्व बनता है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप जो हैं बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पढ़ाते हैं, थैंक यू। सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, अगर मेरा अच्छा आपको लगता है तो ये हमारे लिए अच्छी बातें हैं, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। और किसी साथी को कोई समस्या कुछ भी? सभी साथी तो पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके साथी, आपके दोस्त क्या उसके जुड़ सके। और किसी साथी को कुछ पूछना हो, कुछ दिक्कत, कुछ समस्या, कोई ज़िंदगी में परेशानी हो, कुछ समझने में समस्या आ गई हो, तो बता दीजिए कि सर ये हो गया, वो हो गया, फिर मैं आपके चीज़ों को समझाने का कोशिश करूँगा। जल्दी से बताएंगे सभी साथी। चलिए, तो बताइए, आज विदा लिया जाए, आज इतना रहने दिया जाए, फिर मिले सुबह में 8 से 9, 8 से 9 मिले हम लोग। तो फिर बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक नहीं कहा जा सकता है ना? पता नहीं। नो सर, सर सभी सब्जेक्ट का बुक पढ़ा रहे हैं? हाँ, सभी सब्जेक्ट का बुक पढ़ा रहे हैं। आप इस चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए, रूटीन का वीडियो आपको मिल जाएगा, रूटीन वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। और रूटीन वाले वीडियो में आप जा कर के क्या कर सकते हैं, सभी रूटीन देख लीजिए, रूटीन को नोट कर लीजिए। टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम पर भी रूटीन मिल जाएगा आपको, रूटीन दे दिए हैं। प्रत्येक दिन लाइव क्लास चलता है, 2 लाइव क्लास, सुबह और शाम। चलिए, और किन्हीं साथी को कोई समस्या पूछ लीजिए। यस सर, बताइए, और कोई?
चलिए, तो हाँ सर एनसीईआरटी पढ़ाते, हाँ एनसीईआरटी ही चल रहा है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। एनसीईआरटी ही है। इतने सारे टॉपिक में हम लोगों ने आज कितना टॉपिक कंप्लीट किया? ये यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, ये सारे के मेटरनिक हो गया, बुर्बोवंश हो गया। इसके बाद क्या पढ़ा आपने? जो इतना टॉपिक आज आपने पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी यही प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था बताइए, क्या प्रॉब्लम था आपको? राम बाबू जी, आप तो मेरे ही नाम के हैं, मेरा भी नाम राम बाबू है। चलिए, अच्छी बातें हैं। और कोई साथी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। फिर कल जो है ना क्लास होगा तो 1830 का क्रांति और ये टॉपिक पढ़ेंगे, और भी आगे के बहुत सारे चीज़ों को भी क्या करेंगे हम लोग, पढ़ाई करेंगे। चलिए, यस सर, मनसा राय जी सर, हम बाय सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स। तो फिर है, ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए सभी लोग सेशन को। मिलते हैं कल सुबह 8 से 9। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ रात्रि।